गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? चलो, अब मेरा भी तबीयत थोड़ा सा ठीक हो रहा है, रिकवरिंग हो रहा है मेरा तबीयत। तो मेटलर्जी को अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम लोग मेटलर्जी में क्या क्या पढ़ लिए थे? पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, फिजिकल प्रोसेस था, केमिकल प्रोसेस था। दूसरा हमारा प्रोसेस था हमारा क्या, हीट किए थे हम लोग, कैल्सिनेशन किए थे, रोस्टिंग किए थे, है ना? सल्फ्यूरिक मतलब कर सकते हैं आप, सल्फाइड ओर पे काम किए थे, कार्बोनेट ओर पे काम किए थे, हीट किए थे हम लोग। तो आपको मिला था मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड को अब हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। इसके बीच में एक और टर्म्स पढ़े थे, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे काम करता है। अब हम लोग थर्ड टर्म्स पढ़ रहे हैं या तीसरा प्रोसेस कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को आप रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके मेटल में उसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो हम सिंपल बोलते हैं क्या, टॉपिक का नाम पहले लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, शुरू करते हैं। लिखो बेटा सब, क्या लिखेंगे, रिडक्शन लिखिए। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। किसमें कन्वर्ट करना है, मेटल में कन्वर्ट करना है सर। तो पहले हेडिंग लिख लीजिए आप, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल जैसे बोलते हैं क्या, जब हम रिडक्शन करवाते हैं ना, तो रिडक्शन होने के दौरान होता है क्या, कैसे रिडक्शन करते हैं। अब देखो, ये रिडक्शन जो टर्म्स है बेसिकली बहुत सारे सिंपल तरीके से हम लोग बोलते हैं। आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, लेकिन मेटलर्जी का जो रिडक्शन है वो डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है सर, तो ध्यान से देखते हैं क्या डिफरेंस होता है इसमें। तो सबसे पहले बोलते हैं क्या, डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेस। ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो बहुत तरीके का है, अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस हम पढ़ते जाएंगे वन बाय वन, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर है? अब डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेस में जब हम काम करते हैं ना, सबसे पहले ये बोला जाता है, क्या बोला जाता सर, डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या है, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन बाय कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? रिडक्शन बाय कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसको, मेटल ऑक्साइड को, और वो हमें मेटल में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस का नाम होता है, इसको बोलते हैं बेटा कॉमन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कॉमन प्रोसेस। कॉमन प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, इन जनरल बहुत सारे मेटल ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन प्रोसेस। क्या बोलते हैं सर, कॉमन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? कई बार छोटे सवाल पूछा जाएगा, कॉमन मेथड वो कौन सा रिडक्शन का है, इसमें आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिडक्शन जब होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन प्रोसेस। उसे क्या बोलते हैं, कॉमन प्रोसेस बोलते हैं। अब सवाल है सर कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, तो पहले थोड़ा सा टर्म्स पढ़ लेते हैं कि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस करने के दौरान वो कैसे अपने आप को बताएगा कि हमारे अंदर दो लोग हैं, एक कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। इन सारे तमाम दवाओं का हम लोग आपस में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली बात देखो, ये मेनली कार्बन और कार्बन ऑक्साइड के रिडक्शन ना हम लोग आयरन की मेटलर्जी में पढ़ते हैं, ठीक ना? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि सर आयरन की मेटलर्जी हम करेंगे भी, आपको सिखाएंगे आयरन के ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करेगा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। तो आपको बोलना क्या है, उस प्रोसेस का नाम होता है स्मेल्टिंग, है ना? ऐसा दोबारा इसको पढ़ेंगे, बस यहाँ पे हम लोग बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रोसेस है स्मेल्टिंग, SMELTING, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाएंगे, जब आयरन की मेटलर्जी बस 2 दिन के बाद पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में हम वहां पे इसको सिखाएंगे। अभी सिर्फ बोलना है स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आयरन के जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, उस ऑक्साइड से आप क्या करते हैं, अलग अलग जोन में मेटल ऑक्साइड को उपयोग करते हैं, और वहां से आप मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकाल के मोल्टन फॉर्म में लाते हैं, और वहां से फिर आप उसको प्यूरिफिकेशन में लेकर जाते हैं। क्लियर है? तो अभी ओवरऑल आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है, स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है वो कहाँ प्रोसेस काम करता है, आयरन की मेटलर्जी में, कॉपर की मेटलर्जी में, है ना? ऐसे मेटलर्जी को काम आता है। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस जो वो डन होता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस कहेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस इज डन बाय, है ना? स्मेल्टिंग प्रोसेस इज डन बाय या डन इन ब्लास्ट फर्नेस। कहाँ होता है, ब्लास्ट फर्नेस में। कहाँ होता है, ब्लास्ट फर्नेस में। आप पूछोगे सर ये ब्लास्ट फर्नेस क्या है सर, तो ब्लास्ट फर्नेस एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में जोन होता है, वहां पे ना मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं,
जब आप इंजीनियर बनेंगे, बीटेक करेंगे, तो अगर कोई मेटलर्जी क्षेत्र से करेगा ना तो उसको पता चलेगा जब वो टाटा के आयरन स्टील में जाएगा, जमशेदपुर जाएगा, झारखंड में जो जमशेदपुर में टाटा का जो बहुत बड़ी कंपनी है ना, ऐसे और भी इस्पात की कंपनी बहुत बड़ी बड़ी दिल्ली में है, नोएडा में एक बहुत अच्छी कंपनी है सुगलीलैंड की है। तो जब आप वहां पे जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आयरन को अगर वो इस्पात को आयरन को ना वो पिघलाता है या उसको मेल्ट करता है तो वहां पे दिखेगा एक ब्लास्ट फर्नेस एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में बना रहता है ना, जिसमें अलग अलग जोन होता है, कंबसन जोन होता है, स्मेल्टिंग जोन होता है, जोन ऑफ फ्यूजन होता है ना, रिडक्शन जोन होता है। ये सब हम पढ़ेंगे दोबारा जब हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे वहां पे सीखेंगे। क्लियर है? अभी सिर्फ आपको एक लाइन बोलना है कि स्मेल्टिंग प्रोसेस को किया जाता है कहां पे, एक ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है बेटा। यहाँ पे एयर हॉट होता है, गर्म हवा होता है, उसको पास करवाया जाता है और वहीं भी इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलो अब आप अपना सवाल ये है क्या है सर, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास जो रिड्यूस होने के लिए आया है वो है मेटल ऑक्साइड। कौन आया है? मेटल ऑक्साइड आया है जो नेचर में सॉलिड है। क्लियर है? ध्यान से देखना, इसके ऊपर दो लोग हैं, एक कार्बन है जो सॉलिड है और एक CO है कार्बन मोनोऑक्साइड है जो गैस है। तो आप थोड़ा बहुत फिजिकल भी पढ़ते ही हैं और ऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक तीनों आपको पढ़ना है। तो आप फेज जब चेंज होता है तो एंट्रोपी हमारा बढ़ता है, ऐसा हम जस्ट आगे भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये सॉलिड है, सॉलिड से अगर सॉलिड में जाएगा तो क्या फेज चेंज होगा? फेज कभी नहीं चेंज होगा सर। लेकिन सॉलिड से अगर गैस में जाएगा तो फेज इसका बदलेगा और फेज अगर बदलेगा ना इन केस ऑफ एंट्रोपी कर सकते हैं रिएक्शन का क्या होगा? बढ़ेगा। और एंट्रोपी अगर बढ़ेगा सर ये रिएक्शन फेवरेबल होगा। पहली बात तो इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है, बस हम एक चीज समझाने वाले हैं कि इन जनरल कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है कंपेयर टू कार्बन। लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है, आगे जाके जब पढ़ेंगे ना आगे मेट्रोलॉजी तो वहां पे सीखेंगे हाई टेम्परेचर पे कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और लो टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दोनों अपने आप में बाप है ना। लेकिन यहाँ पे इस रिडक्शन प्रोसेस में अगर देखा गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है कंपेयर टू कार्बन। क्लियर है? तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम बनाने की कोशिश की है। आप एक नीचे लाइन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? CO इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट देन C, या CO इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, या कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, अभी सफिशिएंट है इतना, आगे जब पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस प्रोसेस। जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारा वो क्या होता है? मेन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर है? चलो अब हम अपना रिडक्शन शुरू करते हैं। तो पहले हम स्मेल्टिंग पढ़ना शुरू किए हैं तो पहले आयरन की मेथड देख लेते हैं कि भाई आयरन जो ऑक्साइड होंगे उसको आप कैसे रिड्यूस करके आप आयरन को मोल्टेन फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे, ताकि जब आयरन हमारा मोल्टेन फॉर्म में ऑब्टेन होगा बेटा तो अगला प्रोसेस जो चौथा प्रोसेस है ना वो वेट कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। वो रिफाइन करने के लिए तैयार है कि आप अपने मेटल को मोल्टेन फॉर्म में लाइए, हम रिफाइन करके मेटलर्जी को खत्म करेंगे। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान से सीखिएगा। आपके पास है Fe2O3, अब इसका नाम बोलोगे, इसका क्या नाम था याद करो आप, हेमाटाइट पढ़े थे ना, Fe2O3 हेमाटाइट। वेरी गुड। हेमाटाइट को ना हम यहाँ पे 3 मोल में ले रहे हैं और 3 मोल में जब CO को रिड्यूस करता है ना तो ये बनाता है यहाँ से Fe3O4 है ना। क्या बनाता है? Fe3O4 बनाता है और Fe3O4 जब बनेगा और साथ में बन जाएगा सर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब Fe3O4 को बैलेंस करना है तो 6 मोल में आयरन है, आप यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। फिर वापस आता है Fe3O4 है ना, Fe3O4 वापस आएगा और फिर से इसको क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करेगा। फिर से जब रिड्यूस करेगा सर तभी बन जाता है 3 मोल में FeO है ना, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में बन जाएगा सर CO2 गैस। क्लियर है? अब ये FeO वापस नीचे जाता है ना, FeO और साथ में कौन है? CO है, फिर से रिड्यूस करेगा तो यहाँ आपके पास आयरन मिल गया Fe के फॉर्म में और साथ में बाहर आया था CO2। तो एक बात ध्यान देना, ये जो आयरन हम लिखे Fe यहाँ पे, इस आयरन का नाम है पिग आयरन। ये हम दोबारा पढ़ेंगे जब आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे। पिग आयरन इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे इस आयरन का कोई काम नहीं हो पाता है ना, काफी वीक होता है और काफी वीक होने के कारण जिसकी वजह से पिग आयरन इसको क्या बोला गया? क्यों? क्योंकि इसका कोई इंडस्ट्री लेवल पे काम नहीं है ना। पहली बात।
अब ये रिएक्शन को आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, मतलब आपके पास अगर फेरिक ऑक्साइड है, लिमोनाइट है, तो आप सीधे फेरिक ऑक्साइड है, लिमोनाइट है, हेमाटाइट है, तो आप सीधे सीधे उस रिएक्शन को एक स्टेप में क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमें पहले पढ़ना था कि ये कैसे मिलता है। अब जैसे मान लेते हैं कुछ रिएक्शन हम सीधे सीधे बना रहे हैं, जैसे कैसा आपके पास है Fe2O3, साथ में यहाँ है बेटा CO, तो 3 मोल CO ले लेते हम सीधे बैलेंस करके लिख देंगे। यहाँ से मिलेगा 2 मोल में Fe मिलेगा सर, और साथ में क्या हो जाएगा 3 मोल में CO2 गैस बाहर आ जाएगा। जैसे आपके पास था Fe3O4, यहाँ 4 मोल में हम लोग क्या लेंगे, कार्बन ऑक्साइड लेंगे। यहाँ 3 मोल में क्या मिलेगा बेटा, Fe मिलेगा सर, और 4 मोल में क्या मिलेगा, CO2 गैस बाहर मिल जाएगा। ध्यान से देखते जाना। जैसे अगर मान लेते हैं कार्बन का इस्तेमाल करें सर, Fe2O3 है सर, यहाँ भी आप 3 मोल में कार्बन ले आएंगे, इसको भी रिड्यूस करेगा और ये बना देगा कितना, 2 मोल में आयरन दे देगा, और कार्बन है तो क्या बनेगा 3 मोल में CO बनेगा। देखो ना एक छोटी सी बात ध्यान में रखना है, अगर CO रिड्यूस कर रहा है ना भाई, तो वो रिड्यूस कर रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो वो बन जाएगा CO2। अगर कार्बन रिड्यूस कर रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और वो खुद बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इस बात का ध्यान रखना है। एक और रिएक्शन चाहे तो दे सकते हैं, मतलब हम ऐसे बोल देते हैं, अगर यहाँ लेंगे Fe3O4 है ना, लिमोनाइट, Fe3O4 लेंगे तो यहाँ 4 मोल में कार्बन लेंगे, 4 मोल में CO आएगा, और 3 मोल में आयरन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कॉपी कर लीजिए और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल बोलना ये है क्या कि सर जैसे हमारे पास और भी कुछ हमारे पास कॉमर्शियल मेटल होता है, जिस मेटल को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, सॉरी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं सर। देखो भाई, तो जैसे सिंपल ऐसा बोले, क्या बोले, मान लीजिए आपके पास क्या है बेटा, जिंक है। देखो ये ध्यान से देखना, हमारे पास है जिंक ऑक्साइड ZnO, जिसको ना कार्बन रिड्यूस करता है हाई टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर होता है ग्रेटर देन 1270 केल्विन, 570 केल्विन से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। और जब कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा ना, तो रिड्यूस करेगा, यहाँ बनेगा Zn है ना, और साथ में क्या मिलेगा, CO, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। इस ये भी जिंक यहाँ पे इम्प्योर मोल्टेन है, इसको बोलते हैं स्पेल्टर जिंक, ये दोबारा पढ़ लेंगे, बट ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, जब जिंक मेटलर्जी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे रिडक्शन के समय इस रिएक्शन को याद रखिएगा। क्लियर है। अब जैसे बोल सकते हैं क्या, हमारे पास और कर सकते हैं, जैसे आपके पास जिंक हो गया, एक आप लो PbS आपके पास है ना, PbS लीड सल्फाइड है, इसको अब जब हम कार्बन रिड्यूस करेगा तो कार्बन तो डायरेक्टली इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, इसके लिए ना हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एयर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो उसको रहने देते हैं, आगे हम पढ़ लेंगे दूसरे रिडक्शन में, एयर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन। क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन बाय अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। रिडक्शन को करेंगे किसके द्वारा, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के द्वारा। अब जब ये रिडक्शन करेंगे सर, तो कैसे रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के दौरान हमें देखना क्या है, पहला रिडक्शन जो हमें करना होता है वो रिडक्शन अल्युमिनियम से होता है। तो आप नीचे लिख सकते हैं रिडक्शन बाय अल्युमिनियम, रिडक्शन बाय अल्युमिनियम। इसमें दो मेटल हमारा होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक अल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं और एक मैग्नीशियम का। तो पहले अल्युमिनियम सीख लेते हैं, अल्युमिनियम से रिडक्शन कैसे करेगा सर, कैसे काम होगा हमारा। तो अल्युमिनियम में एक कंडीशन बोला, अल्युमिनियम बोला कि भाई कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं ना जो हाई टेम्परेचर पे कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो वैसे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम अल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, एक चीज। दूसरी बात, अल्युमिनियम का जो रिडक्शन होता है ना, इस प्रोसेस का अपना एक नाम होता है, इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस, है ना, या थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, थर्माइट, THERMITE, थर्माइट प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब सवाल दो आ गया, थर्माइट प्रोसेस क्या है सर,
कैसे मेटल ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस नहीं करता, तो दोनों को बारी बारी से एक करके डिस्कशन करते हैं। पहले मुझे लगता है कि थर्माइट प्रोसेस छोटी सी बात है, इसको ही डिस्कशन करके हटा लेते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो थर्माइट प्रोसेस क्या है, एक्चुअली होता है क्या, जो रेल की पटरी होती है, आप देखे होंगे रेल की पटरी में जब आप गौर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि रेल की पटरी बहुत लंबे तक दूर तक गया हुआ है, बट एक्चुअली उसमें होता है क्या, 10 फीट के बाद 15 फीट के बाद पटरी दूसरे से ज्वाइंट रहता है ना, और वो ज्वाइंट जो होता है उस वेल्डिंग में जो काम आता है वहीं पे एल्युमिनियम का काम आता है, इसलिए इसको बोला जाता है थर्माइट प्रोसेस। मतलब ये थर्माइट वेल्डिंग में काम आता है। मैग्नीशियम रिबन होता है वो एयर के बेस में बर्न होता है, जलता है, और वहीं से आप क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और उस जोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। पहली बात तो आप चाहें तो इसका एक पॉइंट लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वैसे लिखिए, दिस प्रोसेस इज यूज्ड एज थर्माइट वेल्डिंग। दिस प्रोसेस इज यूज्ड एज थर्माइट वेल्डिंग, WELDING वेल्डिंग करना इसे बोलते हैं ना। हमारा बचपन में साइकिल टूट जाता था तो हम गैस वेल्डिंग करवाने के लिए जाते थे, वो वेल्ड करके आयरन को क्या करता है, जोड़ देता है, ऐसा है ना। तो वेल्डिंग उसको बोलते हैं, जो गैस की दुकान में या लोहे लकड़ की दुकान में वो काम होता है, ठीक ना। तो आप सिंपल बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज यूज्ड एज थर्माइट वेल्डिंग, दिस प्रोसेस इज यूज्ड एज थर्माइट वेल्डिंग फॉर रेल रोड ज्वाइनिंग, रेल रोड ज्वाइनिंग विथ मैग्नीशियम रिबन, रेल रोड ज्वाइनिंग विथ मैग्नीशियम रिबन, तो उसको हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे एक पॉइंट लिखना है, सर कैसे मेटल ऑक्साइड जो होंगे जिसको कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता है तो एल्युमिनियम का हम इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखो बेटा, छोटा सा पॉइंट लिखो, द metal oxide which is not reduced by carbon at high temperature, the metal oxide which is not reduced by carbon at high temperature, the metal oxide which is not reduced by carbon at high temperature, then they are reduced by aluminum, as reducing agent। करेक्ट। कुछ मेटल ऑक्साइड हमारे ऐसे होते हैं जो बेसिकली बोलते हैं कि हम हाई टेम्परेचर पे कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं हो सकते, है ना, जबकि कार्बन का नेचर है, कार्बन का सिम्टम है, क्या नेचर है, कार्बन हाई टेम्परेचर पे ही एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। जस्ट हम आगे पढ़ेंगे डायग्राम, इलिंघम डायग्राम, वहां पे क्लियर हो जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है ना। तो बोला कि हाई टेम्परेचर पे कार्बन के द्वारा कुछ मेटल ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम होता है, जहां पे एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में आता है। क्लियर है। अब सवाल ये है, सर कार्बन कैसे रिड्यूस नहीं करता, क्या करता है, पहले उसकी गलती देखते हैं, फिर एल्युमिनियम की रिडक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है Cr2 क्रोमियम ऑक्साइड है बेटा, और यहाँ कार्बन आया इसको रिड्यूस करने के लिए, तो जैसे कार्बन इसको रिड्यूस करेगा ना हाई टेम्परेचर पे, दुनिया क्या सोच रहा है, दुनिया ये सोच रहा कि कार्बन हाई टेम्परेचर पे एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वही हाई टेम्परेचर पे क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्रोमियम मेटल देगा, और क्रोमियम लिक्विड फॉर्म में मिलना चाहिए, 2 मोल क्रोमियम लिक्विड मिल जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, 3 मोल में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ जाएगा। बट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, ये रिएक्शन गलत हो जाता, हमारी समझ से बाहर है। हम बोलते हैं सर यहाँ पे कार्बन उसको रिड्यूस नहीं करता, कार्बाइड बना लेता है, और कार्बाइड बनाएगा तो बन जाएगा Cr4C3, और उसको क्या बोलते हैं, कार्बाइड, है ना, कार्बाइड, Cr4C3 क्रोमियम कार्बाइड। और ये कार्बाइड नेचर में क्या होता है, रिफ्रैक्टरी होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्टरी होता है। तो रिफ्रैक्टरी तो हम आपको सिखाए थे जब आपको पढ़ाए थे फ्लक्स और स्लैग पढ़ाए थे, है ना। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब नेचर में वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग वाला होता है, जो रिमेल्ट नहीं हो सकता, है ना, जो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, काफी हार्ड होगा, और वो कार्बाइड बन जाता। अब सवाल यहाँ फंस गया, सर तो क्रोमियम ऑक्साइड, मान ली क्रोमियम मेटल को हमें एनर्जी में लाना है, क्रोमियम मेटल को लिक्विड फॉर्म में हमें ऑपरेट करना है, तो और क्या करेंगे, तो एल्युमिनियम बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, हम जिंदा हैं, अगर कार्बन उसको रिड्यूस नहीं कर पाया, कार्बन क्रोमाइड बना लिया, है ना, अपना कार्बाइड फॉर्म बना रहा है, रिफ्रैक्टरी बना रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल रिड्यूस कर सकता। तब हम अगर इसको ले आए इसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, तो आपके पास है Cr2O3
और यहाँ ले आएंगे अल्युमिनियम ले आएंगे, तो यहाँ आ गया बेटा अल्युमिनियम, Al आ गया सर, इसको क्या करेगा रिड्यूस करेगा। तो सबका नेचर देख लेते हैं, कैसे नेचर देखेंगे। अभी Cr2 3 ये भी बोला क्या है सॉलिड है, ये अल्युमिनियम अभी क्या है सॉलिड है। जब रिड्यूस करेगा तो बनेगा 2 मोल Cr, और Cr आपको क्या मिलेगा लिक्विड मिलेगा, और ये बन जाएगा Al2O3 है ना, क्या बन जाएगा Al2O3। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बायस अमोनियम यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ पे क्रोमियम हमें मोल्टेन फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो रहा है, हम यहाँ L लिखे हैं, L फॉर लिक्विड दैट इज मोल्टेन फॉर्म। क्लियर है, इसको कॉपी कीजिए। और भी कुछ मेटल ऑक्साइड है, इसको अल्युमिनियम क्या करेगा रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके मेटल को मोल्टेन फॉर्म में देने की कोशिश करेगा। तो इसको आप बना लीजिए, साथ में कुछ और हम लिखेंगे भी साथ में। देखो भाई कैसे बोले, क्या बोले सर हमारे पास मैग्नीज का ऑक्साइड है Mn3 है ना, Mn3O4 है बेटा, मैग्नीज का ऑक्साइड है, इसको हम 3 मोल में ले रहे हैं बैलेंस करने के लिए, और अल्युमिनियम बाकी जो मोल में आएगा बैलेंस कर लेंगे। ये भी क्या है सर सॉलिड है, ये भी क्या है सर सॉलिड है। जब रिएक्शन करेगा यहाँ मिलेगा 9 मोल, क्या मिलेगा Mn मैग्नीज मिलेगा, और ये खुद अपने आप को बनाएगा Al2O3 बिल्कुल बनाएगा सर। अब बैलेंस करिए तो मैग्नीज तो 9 मोल में आ गया सर, ऑक्सीजन है 12, तो 12 है यहाँ 3 है, यहाँ 4 लगा देंगे, और 4 लगाने के लिए यहाँ पे अल्युमिनियम को 8 मोल में अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है, बैलेंस है। हमारे पास एक और टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, इसको रूटाइल आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं रूटाइल। इसको भी अगर आप 3 मोल में ले लेते हैं, और साथ में क्या है यहाँ पे अल्युमिनियम है ना, जो कि सॉलिड है, और रूटाइल का भी ऑक्साइड सॉलिड है, इसको रिड्यूस करके बनाएगा 3 मोल टाइटेनियम। टाइटेनियम तो बाहर मिल गया आपका, और साथ में ये बन जाएगा Al2O3। Al2O3 में ऑक्सीजन 6 मोल में, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और अल्युमिनियम इधर 4 हो गया, तो यहाँ 4 मोल में अवेलेबल रहेगा। इस तरीके से अल्युमिनियम क्या कर रहा है, ये सबों को रिड्यूस कर रहा है, और ये सब जो है वो किस फॉर्म में मिल रहा है बेटा, लिक्विड के फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये लिक्विड के फॉर्म में इसलिए लाया जा रहा क्योंकि जो चौथा प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो मेटल को रिफाइन करना सॉलिड में आसान है कि लिक्विड में है ना। पानी में किसी को छानना होता है, फिल्ट्रेट करना होता है, तो लिक्विड के फॉर्म में आप इजीली फिल्ट्रेट से कर सकते हैं। क्लियर है, चलो तो आप इसको बना लीजिए फटाफट जल्दी से। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे मैग्नीशियम का, जहाँ पे मैग्नीशियम क्या करता है रिड्यूस करता है किसी एक मॉलिक्यूल को, और वो भी प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं सेकंड में या बी में, क्या लिख देंगे रिडक्शन बाय मैग्नीशियम, रिडक्शन बाय मैग्नीशियम, चाहे तो लिख सकते हैं रिडक्शन बाय मैग्नीशियम, रिडक्शन बाय मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिडक्शन। तो मैग्नीशियम की जब हम रिडक्शन करते हैं ना, इस प्रोसेस का नाम होता है क्रॉल्स प्रोसेस, KROLLS क्रॉल्स प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे बुक में ना K की जगह C भी लिखा रहता है, C फॉर कैट, बट K फॉर काला हम लिख रहे हैं, और बहुत सारे बुक में K भी लिखा रहता है, तो हम K फॉर काला ही लिखने डाला नहीं काला, KROLLS क्रॉल्स प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे होता है टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना नया रिडक्शन कैसे होगा, ये स्टेट बदलेगा, यहाँ पे अपना ऑक्सीडेशनल स्टेट चेंज करेगा। तो अच्छे से सीखना है कि कौन सा किसका ऑक्सीडेशनल स्टेट या ऑक्सीडेशनल स्टेट चेंज हो रहा है सर, जिसकी वजह से काम हो रहा है। तो आपके पास है TiCl4, और साथ में यहाँ आएगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जब इसको रिड्यूस करेगा ना सर, तो टाइटेनियम को 0 स्टेट में बाहर कर देगा, और मैग्नीशियम खुद बन जाएगा MgCl2। अब देखो इसका स्टेट चेक करो, बहुत सिंपल है। TiCl4 में टाइटेनियम पे कितना चार्ज है +4 है सर, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, 4 क्लोरीन है उसके पास। मैग्नीशियम अभी क्या है 0 स्टेट में है सर, तो टाइटेनियम +4 से हो गया 0, मैग्नीशियम 0 से हो गया, MgCl2 है +2 हो गया सर। अब गौर से देखो आप क्या दिख रहा है, टाइटेनियम +4 से 0 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन। अरे पहले 4 रुपए कर्ज में था, अब 0 रुपए आ गया, उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है ना, अब कोई कर्ज नहीं है, वो क्या हो गया रिलीज हो गया। मैग्नीशियम पहले 0 में था, वो अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है सर। तो बहुत सिंपल है, आप इसको बोल सकते हैं रिडक्शन बाय मैग्नीशियम दैट इज क्रॉल्स प्रोसेस, जहां TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड जो है रिलीज होके बनता है टाइटेनियम, और वो भी हमें मोल्टेन फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है। क्लियर है, इसको बनाइए बेटा फटाफट, जल्दी से खत्म हो रहा हमारा। अब आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे कुछ और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव नहीं, आप कर सकते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का काम वहां पे होता है। इसको लिखिए जल्दी से फटाफट।
चलो भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल हम लोग बोलते हैं क्या कि सर हमारे पास आप कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट को आप ऐसे डील कर सकते हैं क्या, रिडक्शन बाय किसके द्वारा रिडक्शन होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, है ना, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं रिडक्शन बाय अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, है ना, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्लियर है? अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे आप बोल सकते हैं क्या, आप इस प्रोसेस का नाम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। अब इसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ये रिडक्शन दोबारा हम लोग पढ़ेंगे कॉपर वाले केस में, जब पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ कॉपर, इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। और सेल्फ रिडक्शन के नाम से झलक रहा है, इसको आप बोल सकते हैं ऑटोमेटिक, मतलब ऑटो रिडक्शन, खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता, मतलब हमें बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट देने की जरूरत नहीं होता। तो आप इसको पहले नाम लिखिए सेल्फ रिडक्शन। अभी कैसे लोग रिड्यूस यहाँ पे होते हैं, जैसे बोलेंगे कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव से कॉपर है आपके पास, है ना, लेड है आपके पास, पीबी है सर, मरकरी है सर, ये सारे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली सेल्फ रिडक्शन में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे लोग के लिए हम ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन का काम करते हैं। अब कैसे रिड्यूस होगा वो देखना है बहुत सिंपल तरीके से। तो आप पहले छोटा सा पॉइंट लिख दीजिए और उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। तो नीचे एक पॉइंट लिख दीजिए, लिखिए देयर इज नो रिड्यूसिंग एजेंट, there is no reducing agent या there is no external reducing agent, there is no या there is no need of, sorry पानी पीने में मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया, there is no need of external reducing agent, there is no need of external reducing agent for this reaction या for this process। इस प्रोसेस के लिए हमें बाहर से ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट को लाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब कैसे होता है तो देखते हैं वो सब मिलके। तो हमारे पास क्या है सर, Cu2S, है ना, पहले कॉपर का जो सल्फाइड फॉर्म है, अब ये Cu2S क्या होगा, एयर में अपने आप को क्या करेगा, पास करेगा और वहां से ऑक्साइड बनेगा, फिर वो पार्शियली ऑक्सीडेशन करके रिड्यूस हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, Cu2S ना पहले एयर में पास करता है 3/2O2 पास करेगा, यहाँ से बनेगा Cu2O प्लस SO2, बन गया सर, बिल्कुल बन गया। अब ये Cu2 क्या करता है, ध्यान से देखना सर, Cu2 क्या करता है, बचे हुए कॉपर सल्फाइड को पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म है, तो पार्शियली जब ऑक्सीडाइज करेगा सर, तो गौर से देखो बैलेंस करने के लिए सिखाते हैं हमें। यहाँ सल्फर है ना, सल्फर बाहर जाकर SO2 बनेगा, तो एक ऑप्शन है ये 2 मोल में आ जाएगा, तो 2 2 3 4 प्लस 2 6 मोल कॉपर मिल जाएगा आपको रिड्यूस होके, और यहाँ सामने क्या मिल जाएगा, SO2 गैस बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉपर जो मिला है ना, इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे पढ़ेंगे जब ये लिक्विड के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, तो ये जब सॉलिड में क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होता है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस SO2 गैस क्या बनता है, पोरस करता है, और पोरस करके ये निकल जाता है, मतलब छेद कर देता है, छेद करके निकल जाता, इसलिए इसका नाम पड़ता है ब्लिस्टर कॉपर। ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? अब जैसे आपके पास लेड है बेटा, मतलब कर सकते हैं लेड है PbS, PbS के लिए क्या लेना है, पहले 3/2O2 लेंगे सर, यहाँ से क्या बनेगा, PbO बनेगा सर, और SO2 गैस बन गया। वेरी गुड। अब PbO बोला कि बचे हुए सल्फाइड को हम क्या कर रहे हैं, पार्शियली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो यहाँ 2 मोल में PbO लेंगे और बचे हुए PbS को क्या करेगा, पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा, तो 3 मोल में Pb मिल जाएगा आपको, और SO2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सर। इस तरह से हम यहाँ लेड को भी ऑपरेट कर सकते हैं। मरकरी की जब बात करते हैं, तो मरकरी के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हम लोग ना बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मरकरी और सिल्वर जो होता है ना, वो क्या होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है, वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मली डिकम्पोजिशन, है ना। जो अपने टर्म्स में आप बोल सकते हैं, जो सुटेबल है आप बोलिए। तो आपके पास क्या है सर, मरकरी है, आपके पास है HgO, जब इसको ना 400 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे, यहाँ से मिलेगा Hg प्लस हाफ O2, है ना, क्या मिलेगा, Ag प्लस हाफ O2। आपका सिल्वर है Ag2O,
इसको ना अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे, यहाँ 2 मोल में सिल्वर मिलेगा प्लस हाफ O2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सर, ठीक ना। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है, VBI है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। मतलब मरकरी पे आप हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो डिकम्पोज होगा सर, क्योंकि वो थर्मली क्या है, अनस्टेबल है। 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो मरकरी प्लस हाफ O2 और Ag2O का सिल्वर का ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो मिलेगा ट्वाइस Ag प्लस हाफ O2। क्लियर है। तो ये अब देखो गौर से समझो बात को, यहाँ पे ना कॉपर सल्फाइड को या कॉपर के जो सल्फाइड है ये ऑक्साइड फॉर्म छा मिला यहाँ पे, इसको रिड्यूस करने के लिए बाहर से आप किसी को नहीं लाया, एल्युमिनियम को, मैग्नीशियम को, कार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये खुद ब खुद रिड्यूस हो रहा है। अब एयर में तो जहां सबका वो इंडिपेंडेंसी है, एयर में अगर वो खुद ब खुद रिड्यूस हो रहा है तो आप कुछ रोक नहीं सकते, आप बाहर से कुछ अप्लाई नहीं करें, कोई मेटल तो दिए नहीं, कोई नॉन मेटल तो दिए नहीं इसको रिड्यूस करने के लिए, ये खुद ब खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये खुद ब खुद डिकम्पोज हो रहा है। इसलिए ओवरऑल इसे बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, है ना, जहां पे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के द्वारा ये काम किया जा सकता है। क्लियर है। इसको आप फटाफट लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे लास्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अच्छा, अभी तक आप जितने भी पढ़े ना रिडक्शन, जैसे मैग्नीशियम के द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा, कार्बन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, है ना, सेल्फ रिडक्शन, ये सब के सब एक नाम होता है पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब है जब हाई टेम्परेचर पे वो सिस्टम रिड्यूस होता है या हाई टेम्परेचर पे अपने आप को अप्लाई करता है, ऐसी मेटलर्जी का नाम होता है पायरोमेटलर्जी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप जहां मन होगा शुरुआत में लिखना होगा, एंड लिख लीजिएगा। अभी तक जितने भी प्रोसेस पढ़े ना सबके सब क्या है, पायरोमेटलर्जी, पायरो, है ना, पायरोमेटलर्जी, PYRO, पायरोमेटलर्जी। हाई टेम्परेचर पे हम दोबारा भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी ध्यान दे देते हैं, आप याद रहेंगे हाई टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए क्या होता है पायरोमेटलर्जी। क्लियर है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से आप क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड से मेटल में ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर जो मेटल होता है मोल्टेन फॉर्म, वहां से मेटल को आप रिड्यूस करके बाहर ला सकते हैं। क्लियर है। तो नीचे हम लिख लेते हैं, कह देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सब लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लिखो सर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में करना क्या है, तो बोलना है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को आप पहली बात क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, 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 है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है सर। तो दो तीन बातें ध्यान रखना है, ये किसके लिए काम करता है, तो ऐसे मेटल जो हाईली रिएक्टिव होता है, क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव मेटल इसे कर सकते हैं, क्या है सर आपके पास, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मतलब ऑलमोस्ट कर सकते हैं वही मेटल जो एस ब्लॉक का होता है, अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स, हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर है। ये सारे ले सकते हैं। अब इस प्रोसेस में मिलता कैसे, ऑब्टेन कैसे होता है, तो क्या बोलना है आपको, सिंपल बोलना है, या क्या, द मेटल इज ऑब्टेन्ड, चाहे तो लिख सकते हैं या फिर सुन के भी लिख लीजिए, द मेटल इज ऑब्टेन्ड, द मेटल इज ऑब्टेन्ड, द मेटल इज ऑब्टेन्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं द मेटल इज ऑब्टेन्ड थ्रू इलेक्ट्रिक। मतलब एक्चुअली होता है क्या, हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आप करंट पास करते हैं, और करंट पास करके कैथोड एनोड दो टर्मिनल होगा, वहां पे सीखेंगे, वहां पे आप क्या करते हैं, मेटल को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है। थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक कितना ज्यादा गलत होगा, इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देखो जैसे बोलते हैं क्या, मान लो हमारे पास क्या है, मोल्टेन NaCl, है ना, मोल्टेन NaCl। अब इसका नाम डायग्राम हम आगे बनाएंगे, जब कॉपर मेटलर्जी पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो वहां पे डायग्राम आपको बना के देंगे, जहां कैथोड होगा, एनोड होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, मोल्टेन फॉर्म होगा, एल्युमिनियम में भी सीखेंगे। तो घबराना नहीं है, ऐसे मसला सर शॉर्ट में निकल जा रहा है, हम दोबारा इसको जब दोबारा पढ़ेंगे एल्युमिनियम मेटलर्जी में ना तो बहुत अच्छे से सीखेंगे बेटा।
मोल्टेन NaCl लेंगे तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा Na+ और Cl-। तो चार्ज से आप समझते हैं आपके पास अगर कैथोड है तो कैथोड पे क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे कौन जाएगा सोडियम जाएगा और सोडियम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, रिड्यूस होगा, सेंस का रिडक्शन होगा तो Na+ क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ बन जाएगा Na सॉलिड है ना, ये फॉर्म करेंगे आप क्रिस्टलाइज फॉर्म में होने लगता है। दूसरा अगर आपके पास एनोड है तो एनोड पे कौन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल है सर तो नेगेटिव वाला जाएगा Cl-, यहाँ क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, Cl- इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा हाफ Cl2 गैस है ना और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा फ्री करेगा। कभी भी किसी बुक में लिखा रहता है 2Cl- तो यहाँ से ये क्या बनेगा Cl2 गैस और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेगा फ्री करेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, मेटल रिड्यूस करके हमें सॉलिड के फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर है, ये सॉलिड के फॉर्म में है मतलब लिखते हैं सॉलिड के फॉर्म में होता है, बट इसको जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं ना सोडियम को तो वो क्रिस्टलाइज होता है सॉलिड बनता है और लिक्विड के फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है, तो यह बना लीजिए फटाफट जल्दी से कि हमारा रिडक्शन खत्म हो गया है ना। अब हम लोग चौथे प्रोसेस पे काम करेंगे जिसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, सॉरी रिफाइनिंग ऑफ मेटल को आप रिफाइन करेंगे तो वो सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, वो छोटे छोटे प्रोसेस है उसको हम डन कर लेंगे और फिर हमारा जैसे मेटलर्जी का सिलेबस खत्म होगा जिसमें आप 4 प्रोसेस को किए, पहला पढ़े कंसंट्रेशन, दूसरा पढ़े कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड और को कन्वर्ट किए मेटल ऑक्साइड में, तीसरा पढ़े हम लोग क्या पढ़े रिडक्शन जो आज पढ़े और चौथा पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसके बाद इन सबों को हम अप्लाई करेंगे आयरन की मेटलर्जी पे, एल्युमिनियम की मेटलर्जी पे, जिंक की मेटलर्जी पे, गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी पे, जो हमारा सिलेबस में पढ़ना है जी के लिए। क्लियर है, नीट के लिए तो सिलेबस कट चुका है। अच्छा नीट वाले बच्चों का एक बात अगर मतलब कोई वीडियो मेरा देख रहा होगा उसको भी बोल देना, अगर मान लो तुम्हारे साथ कोई नीट का बच्चा है जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है ना, हम लोग कल से ना हाइड्रोकार्बन का लेक्चर हम लेने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का। तो अगर जिस बच्चे को रिवीजन की जरूरत है तो पीछे का रिएक्शन भूल गया है तो मेरे लेक्चर देख सकता है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन का रिवीजन आपके साथ बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, तो आज इतना रहते बेटा, अगले क्लास में मिलेंगे रिफाइनिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।